हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंद्राज सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी और यूपीपीसीएस अन्य स्टेट कमीशंस के जो एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है एक एनसीईआरटी की जो श्रृंखला चला रहे हैं पहले पार्ट में जो पॉलिटी के सेक्शन पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए तो इस पे देखते हैं और इसके साथ ही ये श्रृंखला वनडे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। आपको बता दें, जैसे आप एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही यूपीपीसीएस और यूपीएससी सीएससी की जो प्री होता है उसके संदर्भ में श्रृंखला आपको और भी हेल्पफुल है। आप देख सकते हैं इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी के पहले सेक्शन में, हम लोग पॉलिटी सेक्शन देख रहे हैं। तो लोकतांत्रिक राजनीति क्लास भाग 2 क्लास 10th की जो पाठ्य पुस्तक है आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि हम लोग क्लास 9 तक जो है 6 से 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सी? पॉलिटी के सेक्शन के। तो आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारे इंद्राज सिविल सर्विसेज के चैनल के अंतर्गत हम जो एनसीईआरटी की श्रृंखला चला रहे हैं, इस श्रृंखला में आप देख सकते हैं यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस और जो एग्ज़ाम है जहां प्री और एंड मेंस की जो एग्ज़ाम होते हैं, साथ ही आप देखेंगे जो वनडे एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, सीएससी, प्री, यूपीपीसीएस, जीएस, ठीक है, आप देखेंगे वनडे एग्ज़ाम के संदर्भ में। और इसके साथ ही जो यूपीएससी का सीएससी है, यूपीपीसीएस है का जो जीएस का पेपर 2 है, ठीक है, जीएस के पेपर 2 आप देखेंगे जो इसका सिलेबस है कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के आसपास नज़र आएगा। आपको काफ़ी हद तक आपको कवरेज मिलेगा। आप सबसे पहले एनसीईआरटी की श्रृंखलाओं को पूरा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या आप ऑफलाइन किताबों से भी पढ़ सकते हैं अपनी समझदारी के हिसाब से। तो हम बात करेंगे इस श्रृंखला के खासकर जो आप देख सकते हैं यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस के जीएस के पेपर जो मेंस का 2 जो दूसरा पेपर है आपका, इस संदर्भ में जो सिलेबस है आपका आपको देख सकते हैं और कैसे कैसे आपको पढ़ना है। तो ये विषय सूची है। तो आप देखेंगे कि हम लोग सत्ता की साझेदारी की बात कर रहे थे। सत्ता की अगर साझेदारी है तो सत्ता में बंटवारे की भी बात हो रही है, हमने बताया था पिछले वीडियो में। इस बंटवारे के साथ भी आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि इस बंटवारे ये गोला है, इसका अगर साझेदारी करेंगे तो हमारा इतना अलग हो गया। ऐसी व्यवस्था सत्ता के बंटवारे में नहीं चलता है। आप देखेंगे सत्ता के बंटवारे में आपको इस गोले में है आप तो आप इसी गोले को क्या करेंगे, एक गोला और बनाएंगे। तो क्योंकि इस गोले के साथ आप ये भी देखेंगे कुछ अधिकार आपको क्या है, जैसे थर्ड स्टेज पे भारत में क्या है, पंचायती राज को है, तो ये अधिकार राज्यों के पास है। तो कुछ अधिकार मिले जुले हैं, कुछ इनके पास हैं, लेकिन कोऑपरेटिव सिस्टम। तो ये एक जो है ये मान लीजिए आपका संविधान है। आपको मैथमेटिकल स्टाइल में समझा रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे इस संदर्भ में हम सत्ता की साझेदारी, संघवाद, इस आपकी इंडेक्स है, आपको क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। और ये आपकी भारत की उद्देशिका है संविधान की। तो आपको उद्देशिका, भारत के मूल अधिकार, भारत के जो किस भाग में हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं मूल अधिकारों के अंतर्गत, और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल आपको क्रमबद्ध रूप से याद होने चाहिए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा पार्ट आपको समझना है अगर कुछ तो यहीं से समझना है। सारी सरकारें, सारी व्यवस्थाएं आपके मूल अधिकारों के लिए, डीपीएसपी के लिए, मूल कर्तव्यों के लिए ही बैठी हुई है, और बाकी पूरा संविधान इन्हीं के आसपास घूमता है, और बाकी पूरी सरकार इन्हीं के आसपास घूमती है। देख सकते हैं इस संदर्भ में सत्ता की साझेदारी के रूप में। तो हम देखेंगे सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ठीक है। आप देखेंगे वैसे सत्ता तो एक बार आपने दे दी किसी को, जैसे भारत में क्या है, आपने अपनी सामान्य इच्छा के तहत क्या, अपनी संप्रभुता भारतीय संविधान के निर्माण के समय अपनी सामान्य इच्छा के तहत अपनी संप्रभुता संविधान को सौंप दी। संविधान के तहत देखेंगे आप क्या कि उसी संविधान से आपको भी प्राप्त है वही संप्रभुता, और आप जब अपने प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं तो आपको ही वो संप्रभुता का अधिकार है, मतलब जनसेवक के रूप में। इसीलिए आप देख सकते हैं कि एक जनसेवक प्रशासनिक सेवा से बड़ा पद माना जाता है, क्योंकि आप अपनी संप्रभुता एक जनसेवक को
प्रतिनिधि के रूप में चुनकर भेजते हैं। तो आप इसे देखेंगे सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो आप इसे देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी के रूप में हमने आपको बताया था कि साझेदारी की यहाँ आप देखेंगे कि सत्ता की यहाँ साझेदारी हो रही, पार्टनरशिप की बात हो रही, यहाँ बंटवारे की बात हो रही। तो ये बंटवारा कि मतलब है कि आप देखेंगे भारत में क्या है, संघीय व्यवस्था के तहत, ठीक, संघीय व्यवस्था मतलब संसदीय व्यवस्था है, लेकिन संघीय व्यवस्था के भी लक्षण पाए जाते हैं अधिकतर, क्योंकि कनाडा के संविधान से अपनी संविधान की जो व्यवस्था है वो मिलती जुलती है। याद रखिएगा, पीटी में क्वेश्चन बनता है। तो आप इसे देखेंगे कि बंटवारे के संदर्भ में है कि सेंट्रल पे लोकसभा राज्यसभा बैठी हुई है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के रूप में आप देखेंगे संसदीय व्यवस्था के तहत क्या वहाँ भी क्या है, विधानमंडल है। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ विधानमंडल है, और जिन राज्यों में सिर्फ विधानसभा है वहाँ विधान क्या कहेंगे, विधानसभा कह सकते हैं। तो इसे देख सकते हैं। वैसे हर राज्य को आप विधानमंडल के रूप में कह सकते हैं कि ये विधानमंडल है। तो बंटवारे के पक्ष में दो तरीके के दलीलें हैं। आप देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि दो पक्ष इस तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहले की अगर बात करें कि सत्ता का बंटवारा ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सत्ताओं का बंटवारा क्या है, भारतीय संविधान के तहत आपकी शासन व्यवस्था के लिए, सत्ता के रूप में आपके काम के लिए आपको आसानी हो, हर स्तर पर आपकी भागीदारी हो, जिनके गांधी जी की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण राजनीति के तहत आर्टिकल 40 के तहत देखेंगे। तो आप जिसमें क्या है, पंचायतों की बात की गई थी। तो सत्ता में क्या है, हर बंटवारा मतलब आपकी हर तरीके से भागीदारी हर स्तर पर, तो बंटवारे के रूप में आप देख सकते हैं ठीक है, क्योंकि इससे भिन्न सामाजिक समूह। और दूसरी हम बात कर सकते हैं कि बंटवारे के संदर्भ में आप देखेंगे कि बंटवारा इस संदर्भ में कहा जाता है कि भारत के जैसे हर एथनिक मतलब जाति समूह को, हर जाति समूह का मतलब है कि ऐसा नहीं है किसी जाति का कोई व्यक्ति विशेष है तो उसे, क्योंकि ये क्या है, ये जो मॉर्ले मिंटो कह सकते हैं उस दौर की व्यवस्था खत्म कर दी गई है कि हम धर्म के आधार पर या क्या था, सीटों का रिजर्वेशन कर दिया गया था कि मुस्लिमों के लिए, तो वो व्यवस्था खत्म है। अब परसीमन के आधार पर ये देखा जाता है कि सभी की भागीदारी हो। भारत में आप देख सकते हैं, भारत के संदर्भ में देखेंगे कुछ सीटें रिजर्व की जाती हैं, जैसे कब, जैसे SC ST के लिए आप देख सकते हैं कि कुछ सीटें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में रिजर्व होती हैं। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि वो लेकिन रोटेशन के साथ बदलती रहती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सीट एक बार जो फिक्स कर दी गई वही हर बार वहाँ रहेगी, तो वो पर देखेंगे कि रोटेशन सिस्टम पे वो बदलती रहती है। तो आप इसे देखेंगे कि सामाजिक समूह की बीच कोई टकराव ना हो, इसलिए वो सत्ता में सभी की भागीदारी के लिए सभी का प्रतिनिधित्व संसद में या विश्व की जो भी सभाएं हैं जहां लोकतांत्रिक तरीके से सभी समूह की भागीदारी हो, क्योंकि लोकतंत्र वास्तविक वही लोकतंत्र है जहां हर व्यक्ति को क्या है, वोट देने चुने जाने का अधिकार है। लेकिन कुछ ऐसे समूह हैं या कुछ ऐसी देश की व्यवस्था है जो अगर वो चुनाव लड़ते भी हैं तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के आधार पर क्या है, उनको हो सकता वोटिंग ना हो पाए। लेकिन भारत में ये व्यवस्था नहीं है। भारत की व्यवस्था अलग है कि कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी से खड़ा हो सकता है। आप देखेंगे पार्टी वोटिंग के लिए क्या करती है, भारत में कास्ट सिस्टम के आधार पर भारत के हर लोकसभा विधानसभाओं का एक समीकरण बैठालती है और देखती है कि इस क्षेत्र में किस जात के लोग ज़्यादा हैं, तो वो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए वहाँ क्या करती है, वहाँ उन लोगों को वो टिकट देती है। पार्टियाँ ऐसा करती हैं। अगर किसी पार्टी ने एक जात को दे दिया, अगर वो सीट रिजर्व है तो रिजर्व में आप देखेंगे कि उस रिजर्व सीट में हर पार्टी उसे क्या करेगी, बहुदलीय व्यवस्था के तहत उस पार्टी के तहत हर व्यक्ति को टिकट देंगे, वो जितनी पार्टियां खड़ी हुई हैं, और कोई व्यक्ति निर्दलीय भी खड़ा हो सकता है। तो सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ठीक है, चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा, हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति के बारे में पढ़े थे, कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं कि बेल्जियम ने अपने यहाँ कैसे वहाँ के लोगों ने, वहाँ के संविधान के जो सदस्य थे या संविधान लोकसभा के प्रतिनिधि थे, उनके कह सकते हैं संघीय व्यवस्था दी। उन्होंने क्या किया, हर जाति की
सत्ता में बंटवारा समान कर दिया। तो उन्होंने तो ऐसा कर दिया कि हम जो जाति है आधे आधे बांट दिए कि इनके इतने प्रतिनिधि। और एक चीज़ और थी, उन्होंने संशोधन करके एक सामुदायिक भागीदारी के तहत क्या किया था, उन्होंने उन्हें भी कुछ राइट दिए थे और कि आपके पास ये राइट हैं, आप इन्हें चुन सकते हैं। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में वहाँ भी उन्होंने अपनी जो डेमोग्राफिक संरचना थी, कह सकते हैं डेमोग्राफिक जो जाति या कह सकते हैं, तो उसे उन्होंने व्यवस्था के तहत जो है समीकरण बैठाया हुआ था। तो आप देखेंगे कि राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है अक्सर कर भारत में। आप देख सकते हैं जब जब ऐसी व्यवस्थाएं आई हैं तब अस्थिरता पैदा हुई है। आप देख सकते हैं औपनिवेशिक शासनकाल में हो चाहे बाद की स्थिति रही हो। तो इसलिए सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा होता है। आप देखेंगे किसी भी क्या है शासन व्यवस्था में आप देखेंगे हर व्यक्ति की भागीदारी तभी अनिवार्य है कि हर व्यक्ति की जैसे भागीदारी अनिवार्य है उसी तरीके से हर व्यक्ति की क्या है वहाँ पहुँच अनिवार्य है। तो आप देखेंगे बहुसंख्यक समुदाय की जो है इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है। आप देखेंगे जो भी अधिनियम बनाए जाते हैं वो अगर तत्काल के लाभ को ध्यान में रख के बनाए जाएं, ये यहाँ भारत में अगर कोई ऐसी जाति व्यवस्था है जैसे श्रीलंका की अगर एग्जाम्पल ले लें कि वहाँ सिंगली लोग ज़्यादा थे, उनकी आधार पर क्या हुआ था 1948 में 1956 में क्या वहाँ संविधान में संशोधन होते चले गए। उनको जो है नौकरियों और वहाँ की जो है संसद में क्या किया था, उन्होंने उनका प्रतिनिधित्व थोप दिया था संविधान में संशोधन करके। तो वो आगे चल के उनकी यहाँ गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। आप सेम चीज़ देखेंगे अमेरिका के संविधान में आप देखेंगे क्या था, एक अश्वेत और श्वेत के बीच में कुछ ऐसे नियम बने हुए थे, ठीक है। लेकिन वहाँ के संविधान में अंततः जब गृह युद्ध की स्थिति पैदा हुई श्वेत और अश्वेत के बीच, तो वहाँ के संविधान में संशोधन करने पड़े और वो उन्हें हर चीज़ों में क्या हुआ, उनकी भागीदारी को बढ़ाना पड़ा और उन्हें वो हर पार्ट पे जो है सत्ता की भागीदारी में उनको साझेदार के रूप में बनाया कि आप हमारे पार्टनरशिप हैं। पार्टनरशिप आप देख सकते हैं दक्षिणी अफ्रीका में भी ऐसे संविधान संशोधन हुए थे। संविधान बना हुआ था जहां हर वर्ग जाति, जहां रंगीन चमड़ी, गोरी चमड़ी, काली चमड़ी की बात हुई थी। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में बात करेंगे तो उन संविधानों में भी क्या किया था, उनको गोरी, काली और कह सकते हैं वहाँ के मूल निवासियों के लिए, जो मूल निवासी की चमड़ी के लोग थे, कह सकते हैं सबकी भागीदारी बराबर कर दी थी कि हर व्यक्ति की भागीदारी है और वहाँ एक व्यवस्था का निर्माण हुआ। संविधान आज भी उन्हीं नियमों के आधार पर चल रहा है। तो देखेंगे सेम चीज़ अब अमेरिका में भी कुछ घटनाएं ऐसी घटी बाद में कि उन्हें भी अपने यहाँ संविधान संशोधन करने पड़े। लेकिन क्या हुआ था, उन्होंने वो स्थिति को लाने के लिए, सही करने के लिए संविधान संशोधन किए थे। लेकिन श्रीलंका की स्थिति आप देखेंगे बेल्जियम की स्थिति से उलट थी। बेल्जियम में क्या था, संशोधन करके सभी लोगों को समान भागीदारी बनाया गया था। लेकिन आप ये देखेंगे श्रीलंका में संशोधन करके एक व्यक्ति की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए एक जाति समूह के और एक जाति समूह अन्य जाति समूह की हिस्सेदारी को नगण्य करने के लिए उन्होंने ऐसे संविधान संशोधन किए थे। सेम स्थिति अगर आप चाइना की तुलना कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इन चीज़ों को लिखते हुए समझते हुए पढ़ सकते हैं। यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है अगर आप ऐसा काम करते हैं। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बनता है। आप देखेंगे कि अंततः ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जो एक संविधान संशोधन होता है कि श्रीलंका में जैसे सिंहली के लिए उनकी जात की बढ़ावा देने के लिए, नौकरियों में एक बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया था, आंतरिक रूप से ऐसे संशोधन कर दिए थे, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में बैठा दिए व्यक्तियों को कि उन्हें अंदर आने नहीं देते थे। अंततः वहाँ गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। अंततः बहुसंख्यकों को भी बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी हानियों का क्या हुआ, सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं उन्हें भी क्षति पूर्ति या क्षति कह सकते हैं, हर तरीके की क्षति का सामना करना पड़ा। आप देखेंगे सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, मतलब ये है कि कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो समान लोगों की भागीदारी कह सकते हैं, सभी लोगों की भागीदारी
दूसरी पॉइंट बात करेंगे हर स्तर पर भागीदारी। तीसरा पॉइंट बात करेंगे अगर, तो आप देखेंगे सत्ताओं का बंटवारा हर व्यक्ति को क्या है अपनी बात कहने का अधिकार कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है। वो बात यह है, यह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। आप देखेंगे कि गहरी के मतलब ये है कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं कि सभी का बंटवारा। तो आप भारत में देखेंगे, भारतीय संविधान में हर व्यक्ति की भागीदारी को, हर समूह की भागीदारी की ऐसी व्यवस्था है। आप देखेंगे अगर कोई समूह, अगर कोई व्यक्ति छूट जाता है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो, जैसे एंग्लो इंडियन की बात करेंगे तो एंग्लो इंडियन को चुनने का अधिकार है। SC ST की सीटों का रिजर्वेशन है। आप देखेंगे राज्यसभा में राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार है कि कुछ खास समूह का मतलब है जैसे कौन से साहित्य कला विकास के संदर्भ में, अगर इस एरिया से भी व्यक्ति कोई छूट जाता है, हमें राष्ट्रपति को लगे कि राज्यसभा या संसद में इनका प्रतिनिधित्व ठीक नहीं है, तो उसे अपॉइंटमेंट करने का, उन्हें चुन भेजने का अधिकार है। तो आप देखेंगे तो उन्हें सीधे डायरेक्ट राज्यसभा आपको क्या करेगा, एक लेटर पैड पर लिख के कि आप राज्यसभा के क्या हैं, सदस्य हैं, आइए शपथ लीजिए, और उन्हें ओथ दिला के राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। 12 सदस्यों को भारत में ऐसे राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार है। याद रखिएगा, सत्ता की साझेदारी दरअसल आप देखेंगे लोकतंत्र की आत्मा है। आप देखेंगे लोकतंत्र की आत्मा के लिए कि जहां सत्ता में की साझेदारी की बात हो रही थी, तो आप इसे देख सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र की आत्मा है। जैसे हर हिस्से में ये संविधान है, तो हमने बताया था कि हर स्तर पर भागीदारी है, ठीक है, लोगों की, और ये लोग हैं हर स्तर पर जाएंगे, ठीक है, हर स्तर पर भागीदारी कह सकते हैं इसे, आप इसे देख सकते हैं। तो क्योंकि हर स्तर पर से लोगों को क्या ले गया, लोग अपनी प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं और वहाँ प्रतिनिधि उनके लिए काम करते हैं। तो आप देखेंगे हर स्तर से लोगों को क्या है, लाभ और उनके विकास के लिए काम किया जाता है, लोगों के लिए काम किया जाता है। लोकतंत्र का मतलब है वो ही यही होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता का बंटवारा, ठीक है, सत्ता का बंटवारा हो जाए, शासन व्यवस्था में है। जैसे हम कहेंगे शासन व्यवस्था जो सत्ता के अंतर्गत हैं, आप देखेंगे कि राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा की बात करेंगे, हर व्यक्ति को अपने अपने कार्य क्षेत्र के अधिकार हैं। आप देखेंगे भारत में जो इंस्टीट्यूशंस है, प्रशासनिक पद भी हैं, उनके भी अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत उनके भी वही चीज़ें हैं क्या कि उनको भी क्या है, सत्ता के बीच उनकी भी भागीदारी है, उनके भी कार्य निर्धारित हैं, उनकी भी शक्तियां और ड्यूटीज निर्धारित हैं। तो यह लोग इसी ढर्रे से रह रहे हैं, इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं कि सभी समूह की बात है, सत्ता की साझेदारी के रूप में एक बंटवारा होगा, एक बंटवारे के रूप में आप देख सकते हैं एक बंटवारा हुआ। इस बंटवारे में आप देखेंगे कि क्या करेंगे, बंटवारे के तहत सत्ता में साझेदारी होगी, मतलब सभी लोगों की भागीदारी। और इसके साथ आप देखेंगे कि शासन व्यवस्था से, ठीक है, सभी को लाभ मिले। और इसके साथ आप देखेंगे कि अन्य चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी कि हर स्तर पर भागीदारी कहेंगे। और इसके साथ आप एक पॉइंट और कहेंगे, जिन देशों में जिस स्तरीय की व्यवस्था है, मतलब हर व्यक्ति, हर समूह की भागीदारी है, ठीक है, तो एक कहेंगे
इससे बैलेंस पावर इसे कहेंगे, हर स्तर पर आगे तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ पावर या शक्तियों का बंटवारा कहेंगे, या हम कह सकते हैं कि जो समान साझेदारी कहेंगे, ठीक, यहाँ समान साझेदारी कहिए, क्योंकि हम लोग सत्ता के साझेदारी में हैं, बंटवारे के संदर्भ में, तो आप देखेंगे समान साझेदारी होगी। और आप देखेंगे इन दो तर्कों में से आप देखेंगे एक को क्या करेंगे हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क, क्योंकि युक्तिपरक मतलब आप तार्किक भी रहिए और नैतिक भी रहिए। यहाँ आप क्या करेंगे, कानूनी रूप से भी रहेंगे और तार्किक भी होना चाहिए। नैतिक का मतलब आपके अंतर की आत्मा कहती है कि जिस तरीके से हमें सत्ता में भागीदारी है, जो अधिकार हमारे हैं वही एक अन्य व्यक्ति के भी हैं, जो हम कार्य कर सकते हैं वही अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। तो वास्तविक लोकतंत्र वही है कि जब आप सोचते हैं कि हमें ये कार्य करने का अधिकार है, युक्त परक होना चाहिए संविधान के नियमों के तहत। तो युक्त परक कार्य करने का अगर अधिकार है तो वही दूसरे को भी है। अगर आप कहें कि हमें क्या है, आप देखेंगे आर्टिकल 24 के तहत कहें अगर कि हमें जो है क्या करेंगे, बाल शोषण कह सकते हैं कि बच्चों के लिए जो अधिनियम बना है, अगर आपको वो करने का अधिकार है तो और भी व्यक्तियों को अधिकार है, लेकिन कानूनी रूप से आप भी दंडित होंगे और दूसरा व्यक्ति भी दंडित होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं, कह सकते हैं युक्त परक या साझेदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर कर देता है। ठीक है, आप देखेंगे इसे कि युक्त परक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों मतलब युक्त परक होगा तो नैतिक भी है, और नैतिक है तो ये परिणाम अक्सर कर क्या होंगे, आपको लाभ देंगे। लाभ का मतलब है आपकी व्यवस्था, आपकी साझेदारी, आपकी देश की डेमोग्राफिक जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, तो उस पर क्या होगा, सभी की भागीदारी होगी, सभी लोगों को लाभ पहुंचेगा। सत्ता की साझेदारी में सभी लोगों की शांतिपूर्वक भागीदारी बनी रहेगी और शासन व्यवस्थाएं अपना ठीक ढंग से काम कर सकती हैं। जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बात करता है। अंतर्भूत मतलब जैसे हमने कहा कि आपकी सत्ता में जब भागीदारी आपकी जैसे वैसी है तो आपकी अंतरात्मा यही जवाब देगी। जैसे बेल्जियम के लोगों ने क्या किया था, फ्रेंच भाषी लोग कम थे लेकिन क्या थे, उनका प्रतिनिधित्व तो ज़्यादा था। कारण ये था कि वो लोग पहले से ज़्यादा डेवलप थे और उनके पास सत्ता या ज़्यादा संरचनाएं, अच्छी व्यवस्थाएं थीं। उन्होंने सत्ता पर भी उनकी साझेदारी बढ़ती चली गई। जबकि आप वहाँ डच भाषी लोगों को देखेंगे तो डच भाषी लोगों को ये व्यवस्थाओं में दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने इसकी भागीदारी की मांग की। तो वहाँ की शासन व्यवस्था ने सभी लोगों को समान भागीदारी दे दी, मतलब बराबर हिस्सों में सीटें बांट दी। बेल्जियम की तो ये व्यवस्था है कि उन्होंने तो अपनी व्यवस्था में अंतर्भूत महत्व को समझते हुए उन्होंने अपनी व्यवस्था में समान सीटों का बंटवारा कर दिया कि जितनी सीटें हमारे पास हैं उतनी सीटें आपके पास रहेंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और एक सामुदायिक भागीदारी के तहत इन दोनों के बीच एक त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण कर दिया और उन्हें भी कुछ राइट दे दिए। वो बेल्जियम के किसी भी हिस्से में रह रहे हों, उस सामुदायिक भागीदारी में आप देखेंगे जाति संरचना को उन्होंने एक जन्म भी दिया और अपने जाति समीकरण को बैठाने के लिए एथनिक जाति वहाँ नहीं कहेंगे, क्योंकि एथनिक या जाति कहेंगे क्योंकि यूरोपीय व्यवस्था है। तो एथनिक व्यवस्था में देखेंगे तो एथनिक समूह को, उस समुदाय को सामुदायिक भागीदारी में स्पेशलिंग वोट देने का अधिकार है, स्पेशल वोट। तो आप देखेंगे ये शक्तियां उन्हें दी गई हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो युक्त परक के रूप में आप इसे पढ़ सकते हैं कि लाभ हानि का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाया। तो बेल्जियम ने लाभ हानि की हिसाब लगाया और अपनी व्यवस्था में क्या किया, एक नया समीकरण बैठाया। शायद ही है दुनिया का ऐसा कोई देश हो जो अपने अंतर्भूत महत्व को समझते हुए सभी लोगों को समान सीटों का बंटवारा कर दे कि हमारी इतनी सीटें हैं, आपकी इतनी सीटें हैं। तो उनका ये नैतिक दायित्व उन्होंने अपना समझा और उन्होंने इस कार्य को किया, आप देख सकते हैं। तो लोकतंत्र के वास्तविक आधार को देखते हुए और पूरी तरह नैतिकता आधारित फैसले अक्सर इसको उलट होता है। तो देखेंगे कि युक्त परक फैसला है जो पूरी तरह से नैतिकता के आधारित फैसला अक्सर कर इसके उलट होता है। तो आप इसे देख सकते हैं। और ये एनीते बेल्जियम की एक कहानी, आप इसे अलग से पढ़ सकते हैं कि किस आधार पर हुआ है। ये आपके समझने के लिए, अगर आपको कोई चीज़ समझनी हो देख सकते हैं।
तो सत्ता की साझेदारी के रूप में अगर हम बात करें तो देख रहे थे राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, भारत में भी आप देखेंगे राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया गया है, सभी लोगों की समान भागीदारी है। अगर आप देखेंगे शासन में अगर कोई जो पार्टी शासन रूलिंग पार्टी बन के शासन करती है तो विपक्ष की पार्टी की भी उतनी ही भागीदारी है, आप देखेंगे राजनीतिक रूप से, जितनी रूलिंग पार्टी का है। तो जैसे एनडीए की इस समय सरकार है भारत में, तो देखेंगे यूपीए की भी उतनी समान भागीदारी है, क्योंकि वो क्या है विपक्ष में बैठे हैं, लोग उनके भी प्रतिनिधि वहां बैठे हैं। तो एक प्रतिनिधि के रूप में आप देखेंगे कि राजनीतिक बंटवारा सत्ता का नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ सत्ता की साझेदारी या बंटवारा क्या है लोगों की हर स्तर पर लाभ पहुंचे। तो आप इसे याद रखें कि सिर्फ सत्ता के बंटवारा इसलिए किया जाता है जिससे लोगों की हर स्तर पर भागीदारी हो और उन्हें हर स्तर से लाभ प्राप्त हो सके, अपने मतलब आंतरिक अपने विकास के लिए उन्हें हर स्तर से कह सकते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लाभ का मतलब उन्हें प्राप्त हो सके, अपने विकास को वो आप उनके लिए विकास कर सकें या वो अपना विकास कर सकें, इसलिए वो सत्ता का बंटवारा किया जाता है, ना कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। इस धारणा के विरुद्ध, ये हमने इस लाइन के आधार पर आगे पढ़ते हैं हम लोग, तो इस धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार आया। तो आप देखेंगे इसीलिए जब राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है तो आप देखेंगे क्या हुआ, इस धारणा के विरुद्ध एक सत्ता की साझेदारी का विचार आया। इसी चैप्टर के रूप में हम जान रहे हैं। तो आप देखेंगे ये लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है, आप इसे जानिए कि सत्ता का अगर बात करें कि जो सत्ता की साझेदारी है तो इसे कहेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप में लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है, आप देख सकते हैं। और जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। आप देखेंगे जो लोकतंत्र का बुनियादी है सत्ता की साझेदारी, क्या होता है, जनता की सारी राजनीतिक शक्ति जनता ही, तो मतलब इस लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत में आप देखेंगे कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे लोग अपनी एक सामान्य इच्छा के तहत स्वशासन मतलब अपना प्रतिनिधि चुनकर या स्वयं वो चुनाव में खड़े होकर लोगों से वोट मांगेंगे, नहीं खड़े हो रहे तो लोगों को वोट देंगे जो खड़ा हुआ है। तो स्वशासन वो भी स्वशासन है, मतलब स्वयं का शासन, जब आप जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपना शासन चुन के मतलब प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं संसद में या विधानसभा में, तो आप देखेंगे तो वो भी स्वशासन है, लेकिन इनडायरेक्टली कहेंगे। ठीक है, प्रतिनिधि लोकतंत्र इसे कहेंगे, और आप इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में अगर नहीं कह सकते, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण यहाँ आप स्वशासन का मतलब है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वशासन का वास्तविक उदाहरण होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड का उदाहरण दे सकते हैं। वहाँ अगर कोई प्रतिनिधि जनता भेजती है, अगर वो प्रतिनिधि उनके लिए ठीक से काम नहीं कर रहा है तो जनता बीच में ही उसका रिव्यू करके अपना दूसरा प्रतिनिधि भेज देती है। यही डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, देखेंगे। और इनडायरेक्ट में ये है कि एक बार आपने चुनकर भेज दिया स्वशासन व्यवस्था में, तो ठीक है, तो वो आप 5 साल तक जो वहाँ की व्यवस्था है 5 साल तक उनको नहीं हटा सकते हैं, 5वें साल ही अपना रिव्यू देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी घटना घट जाए, अगर कोई ऐसा वो कानूनी रूप से कोई ऐसा काम कर दें जो, तो उन्हें वो पद से छोड़ा हो सकता है उन्हें अपने
जो है उनकी सीट भी चली जाए, मतलब वो लोकसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा की सदस्यता उनकी चली जाए अगर वो पार्टी वोटिंग के खिलाफ वोट कर दें या कुछ ऐसे काम कर दें जिससे देशद्रोही की बात हो या भारत के कानूनों को कुछ आदेश उल्लंघन कर दें, बहुत अलग है। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हैं कहाँ, प्रतिनिधि लोकतंत्र में। तो आप देखेंगे शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज की विभिन्न समूह उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। आप देखेंगे एक अच्छा लोकतांत्रिक शासन वही है जहाँ समाज के विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। मतलब आप बेल्जियम की बात कर रहे थे अभी, लेकिन कुछ समय बाद ऐसी उल्टी, लेकिन इसके पलट में आप देखेंगे कि श्रीलंका की स्थिति पलट दी गई, विपरीत स्थिति कर दी गई। लोकतंत्र था लेकिन अलोकतंत्र कर दिया गया वहाँ आप देखेंगे। लेकिन भारत में आप देखेंगे, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी क्या है, समाज के विभिन्न समूह उनके विचारों को सम्मान दिया जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारतीय संविधान के तहत। आप इसे लिख सकते हैं, बेल्जियम से भी तुलना कर सकते हैं, अन्य संविधानों से भी तुलना कर सकते हैं। और देखेंगे सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। आप देखेंगे जैसे भारतीय संविधान जब लिखा गया था तो उसकी एक एक नीति पर, एक एक लाइन पर सभी ने डिबेट की, तब उसको लिखा गया, सबकी भागीदारी हुई। तो उसी तरीके से क्या है, जब कोई अधिनियम संसद में बनता है, कोई नीति आती है, तो उस नीति के तहत संसद के आपके चुने हुए प्रतिनिधि उस पर हर बात पर डिस्कस करते हैं। हर प्रतिनिधि को बोलने का अधिकार है और बोलने दिया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे तो लगभग सभी लोग बोलते हैं बारी बारी से कि अच्छा है, क्या इसमें संशोधन हो सकते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अच्छा माना जाता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी बनाया जाए। तो आप देखेंगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अच्छा बनाने का कारण ये है कि जैसे जैसे इसमें लोगों की भागीदारी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे लोगों की भागीदारी सिर्फ वोट देकर ही नहीं बढ़ती है। लोगों की भागीदारी के लोकतंत्र में आप देखेंगे, लोगों की भागीदारी का मतलब है यहाँ कह सकते हैं हिस्सेदारी। तो भागीदारी के रूप में आप देखेंगे, भागीदारी और हिस्सेदारी के रूप में देख सकते हैं। पहले पॉइंट की बात करें तो आप देखेंगे कि भागीदारी का मतलब हर स्तर पर लोगों की भागीदारी की बात की थी, तो हर स्तर पर कह सकते हैं। और आप दूसरे पॉइंट की बात करें तो देखेंगे कि हर स्तर पर लोग क्या है, अपनी बात कहने का और सरकार की नीतियां और कानूनों पर भी आप देखेंगे क्या अपनी बात और आलोचना और समालोचना करने का अधिकार होता है। क्योंकि वास्तविक लोकतंत्र वही है जब लोकतंत्र में लोकतंत्र के तहत शासन की आलोचना करना भी एक शासन का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अनिवार्य लक्षण है। क्योंकि जब तक क्या है, आपने कोई चीज़ बनाई है तो क्या होगा, उस पर समर्थक होंगे, जब तक उसके विपक्ष में क्या होगा, जब तक कोई उसकी आलोचना नहीं करेगा तब तक हीगल का बात संवाद कैसे आगे बढ़ेगा, तो लोकतंत्र का विकास कैसे होगा। तो लोकतंत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि सत्ता की भागीदारी के रूप में आप सरकार के सरकार की हिस्सेदारी की समालोचना कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं। पूरी व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये अपनाई जाती है क्योंकि हर व्यक्ति को इसमें भागीदारी बनाया जाता है, अपनी भागीदारी। क्योंकि आलोचना करने का अधिकार ये है कि आलोचना वही व्यक्ति करते हैं जिन्हें लगता है कि ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। उन अधिकारों के उल्लंघन को खासकर सरकार का ध्यान खींचने के लिए किया जाता है कि आप हमारी इस पॉइंट पर भी ध्यान दीजिए। तो ये लोकतंत्र के वास्तविक आधार हैं, इसे याद रखिएगा। हम बात करेंगे
आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आप देखेंगे सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। हम कुछ प्रचलित उदाहरणों को देख सकते हैं। पहली बात करें अगर तो देखेंगे कि शासन के विभिन्न अंग जैसे करेंगे, जैसे विधायिका, आप शासन के विभिन्न अंग कह सकते हैं कि जैसे लोकसभा की क्या अंग है, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा रहता है। आप सत्ता के साझेदारी के रूप में आप देखेंगे कि क्या है, विधायिका की अलग साझेदारी है, भागी साझेदारी भी है और शक्तियां भी अलग हैं। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर कार्यपालिका के भी भागीदारी है, लेकिन उसके भी अपनी ड्यूटीज, अपना एरिया है कह सकते हैं उसकी भी, कि हम ये काम करेंगे। ऐसे भारतीय संविधान या विश्व के अन्य संविधानों में जैसे यहाँ भारत में जैसी व्यवस्था है अन्य देशों में होगी, तो वहाँ भी सेम चीज़ है या कुछ बदलाव के साथ जैसी वहाँ की व्यवस्था अपनाई गई हो। न्यायपालिका का कार्य है कि वो इन दोनों को कार्यों को देखते हुए, ठीक है, और आपको समान इनकी कानून और नीतियों पे नज़र रखेगी एक प्रहरी के रूप में। तो इसके बीच भी बंटवारा है। ये न्यायपालिका को राइट नहीं है कि वो लोकसभा की जो डिबेट चल रही है, क्या कार्य हो रहे हैं भारतीय संविधान में, कि आप उसे नहीं चेक करने का। हाँ, कोई नीति, कोई कानून जब जनता के बीच आ जाता है तब उस कानून पर कार्यपालिका ध्यान देती है और या ध्यान दिलाया जाता है जनता के द्वारा, तो उस पर जनता या सरकार को क्या करती है, न्याय प्राप्त होता है। तो आप इसे देखेंगे, हम सत्ता के क्षैतिज वितरण इसे कहेंगे। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण है क्या, हर स्तर पर सबका समान प्रतिनिधित्व है। जैसे विधान सरकार की या लोकसभा के जो अंग हैं या संसद में कहेंगे, तो आप देखेंगे कि विधायिका, कार्यपालिका, राष्ट्रपति और न्यायपालिका सभी को क्या है, क्षैतिज वितरण है अपनी शक्तियों के, अपने कार्यों को। तो आप देखेंगे क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर सभी एक ही जगह बैठते हैं, लेकिन आप देखेंगे हर स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति को क्या, हर विधायिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को आप देखेंगे जो है शक्तियों के साथ साथ उनको जो शक्तियां दी गई हैं तो उनके कार्यक्षेत्र भी निर्धारित किए गए हैं, उनकी ड्यूटीज भी निर्धारित हैं, आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। और हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। तो एक दूसरे पर क्या है, जिसे कहते हैं कि सबकी भागीदारी है। तो अगर कार्यपालिका पर विधायिका, विधायिका कार्यपालिका एक दूसरे पर अंकुश भी रखते हैं कि एक दूसरे पर, और न्यायपालिका इन दोनों पे क्या करेगी, नज़र रखती है। तो सबसे बड़ा कार्य ये है, अंकुश रखने का कार्य न्यायपालिका के पास है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। आप देख सकते हैं कि सत्ता का संतुलन कैसे बनता है। हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, जरूर करती है, ठीक है, लेकिन यह संसद के अधीन कार्य करती है। आप देखिए कि संसद में क्या है, संसद में बैठी हुई कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करेगी, लेकिन संसद के नियम शक्तियों के अधीन है। तो आप देखेंगे आपकी संप्रभुता के अधीन है कह सकते हैं, क्योंकि और न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। तो आप देखेंगे कि न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करेगी, कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर भी अंकुश करती है। नियुक्त कार्यपालिका करती है क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है। तो राष्ट्रपति अगर नियुक्त कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे क्या कि न्यायपालिका पर, फिर कार्यपालिका पर न्यायपालिका क्या करेगी, अंकुश लगाएगी, विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश लगाएगी। इस अंकुश का मतलब है कि सब अपने अपने क्षेत्र में रहकर काम करेंगे, अपनी अपनी शक्तियों का काम करेंगे, संविधान के नियमों के तहत सभी लोगों के हितों का ध्यान रखेंगे, सभी कानूनों में सभी लोगों को भागीदारी और लाभ प्राप्त होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका हमारी बैठी हुई है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन कह सकते हैं। संतुलन की व्यवस्था तो आप देखेंगे क्या है, नियंत्रण और संतुलन, तो आप कंट्रोल और बैलेंस की बात है, तो इस व्यवस्था के तहत इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, इसी व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कह सकते हैं। यहाँ मेंस या पीटी के क्वेश्चन बन रहे हैं, याद रखिएगा, मेंस के तहत भी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। हम कहें, अगर बात करें, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारतीय संविधान के तहत विश्व के अन्य संविधानों में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो शक्तियां दी गई हैं वो नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था पर आधारित हैं।
आप चर्चा कीजिए। तो कुछ उदाहरणों के साथ आप क्या करेंगे, विश्व के अन्य संविधानों पर भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था की बात करेंगे, और आप 2-4 उदाहरण जो 4 देशों के संविधान की व्यवस्थाओं की बात कर सकते हैं। आगे लिखेंगे, हम आगे बात करें तो देखेंगे सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। तो देखेंगे सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर, तो सरकार अपने सहयोग के लिए अपने क्या है जो है कार्यनीतियों को ठीक तरीके से संचालन कर सके, इसके लिए वो क्या करती है, अपने मंत्रिपरिषद का एक निर्माण करती है और हर स्तर पर क्या है सत्ता का बंटवारा करती है कि आप काम करिए। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, एक सामान्य सरकार हुई आप देखेंगे, और प्रांत और क्षेत्रीय स्तर पर भी हैं उसी तरीके से आप देखेंगे, और पूरे देश के लिए विभिन्न ऐसी सामान्य सरकारों को अक्सर संघ या केंद्रीय सरकार कह सकते हैं। तो आप देखेंगे जिस तरीके से सरकार चलाने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था होती है, उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरे देश में एक सामान्य सरकार है, मतलब केंद्रीय सरकार की बात कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट में। फिर क्षेत्रीय स्तर पर आएंगे तो क्षेत्रीय स्तर की बात करेंगे, तो क्षेत्रीय स्तर पर राज्य स्तरीय व्यवस्था है। आप देखेंगे भारत में क्या है, एक संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। इस संसदीय व्यवस्था में आप देख सकते हैं, इस संसदीय व्यवस्था में ठीक है जो है केंद्रीय व्यवस्था है, केंद्रीय सरकार है, कहेंगे केंद्रीय सरकार, ठीक है। आप दूसरे स्तर पर बात होगी तो आप इसे कहेंगे राज्य सरकार, ठीक है। और तीसरे स्तर पर आएंगे तो देखेंगे पंचायती राज, ठीक, आप इसे देख सकते हैं पंचायती राज। भारत की संघीय व्यवस्था विश्व के अन्य देशों की संघीय व्यवस्था से जो है कहेंगे अलग है, या अलग है क्योंकि जो संघीय व्यवस्थाएं हैं आप देखेंगे कि केंद्रीय और राज्य स्तर की व्यवस्था की बात करती हैं, लेकिन भारत में एक व्यवस्था की बात और की गई है संघीय व्यवस्था में, पंचायती राज की। तो विश्व के अन्य संविधानों की अपेक्षा भारत का संविधान एक अलग अनुभूति आपको प्रदान करेगा, सत्ता की भागीदारी में एक अलग अनुभव देगा कि यहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की गई है। आप याद रखिएगा जैसे कनाडा में क्या है संसदीय व्यवस्था, वो क्या नाम संघीय व्यवस्था में क्या है केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकारें हैं। आप जाएंगे कहाँ संघीय व्यवस्था अगर फेडरल गवर्नमेंट में जैसे बात करें कि किसमें अमेरिका की बात करेंगे, क्योंकि अमेरिका का फेडरल गवर्नमेंट जो है अलग सिस्टम है, और आप देखेंगे क्योंकि वहाँ संघात्मक व्यवस्था पूर्ण रूप से है। भारत की संघ व्यवस्था अर्ध संघात्मक है, क्योंकि भारत में संविधान में कहीं ये नहीं लिखा गया है कि हम संघात्मक हैं, क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था को तो अपनाया गया है, लेकिन आप देखेंगे केंद्रीय और राज्य स्तर पर भी क्या है सरकारों का निर्माण है। लेकिन भारत का संविधान एक होने की वजह से, एक नागरिकता होने की वजह से क्या हुआ, पूर्ण रूप से संघीय व्यवस्था का निर्माण नहीं हो पाता है। इसे आप याद रखिएगा। और हम आगे बात करेंगे कि भारत में क्या है जो नागरिकता मिली है, जो संविधान है वो एक है, आप याद रखिएगा, क्योंकि जो अमेरिका का वास्तविक फेडरल जो गवर्नमेंट है संघीय व्यवस्था, उसमें 2 तरीके की नागरिकताओं का निर्माण किया गया है। आप देखेंगे कि एक तो उनकी राज्य स्तर की नागरिकता है, एक केंद्रीय स्तर की नागरिकता अमेरिका लेवल जिसे कहेंगे पूरे अमेरिका की। बाकी 50 स्टेट हैं जो अमेरिका के, उनके 50 स्टेट में अगर हम बात करेंगे उनके हर स्टेट की अपनी एक अलग नागरिकता है, सिटीजनशिप है। इसीलिए अमेरिका का संविधान भारत के संविधान के साथ कुछ अलग बातें करता है, लेकिन बहुत कुछ समानता भी है तो असमानता भी है। ठीक है, आप देखेंगे संसदीय व्यवस्था भारत में अपनाई गई है लेकिन अमेरिका में नहीं अपनाई गई है। तो इसे आप यहाँ आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के रूप में इसे अलग अलग संविधानों के बारे में जान सकते हैं, लिख सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि बनते भी हैं। पीटी में भी क्वेश्चन बनते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, राष्ट्रपति के पद कहाँ से लिए गए, कौन सी शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, इसे आप याद रखिएगा। हम आगे बात करें तो पूरे देश के लिए बनाने वाली एक सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्रीय सरकार कहते हैं। भारत में से केंद्रीय सरकार की बात करेंगे, प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर की बात करेंगे। ठीक है कि सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में आप देखेंगे ठीक है अलग नाम से, भारत में इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। देश में बंटवारा ऐसा नहीं हो,
कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं। आप देखेंगे कई देशों में जहां संघीय व्यवस्था है लेकिन एक ही स्तर की सरकार है, तो वो भी संघीय है, उन्होंने अपनी व्यवस्था को संघीय बना रखा है, वहाँ के लक्षण है संघीय। लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। कहने का मतलब है, इस बात का साफ मतलब कि लेकिन जैसी हमारे देश की व्यवस्था है, जैसी हमारे देश की व्यवस्था है वैसी व्यवस्था अन्य देशों में है, तो वहाँ के संविधान में इस चीज़ का स्पष्ट रूप से क्या है लिखित, या कहेंगे भारतीय संविधान या विश्व के अन्य संविधानों में जो ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो आप इसे देखेंगे कि वैसे संविधान में वहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख है। अगर नहीं है तो उन्होंने संशोधन करके उसका उल्लेख किया हुआ है। जैसे भारत में आप देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था का संविधान संशोधन करके अपनाया गया था त्रिस्तरीय व्यवस्था को। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरीके से होगा, तो आप इसे क्वेश्चन बनेंगे कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत क्या है संघीय व्यवस्था का निर्माण करता है, ठीक है, और विश्व के अन्य संविधानों की तरह भारत में भी पूर्ण रूप से संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। आप चर्चा कीजिए, ठीक है, आप इसे लिखिए और देख सकते हैं। तो बेल्जियम में यह काम हुआ है तो श्रीलंका में नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए बेल्जियम में कुछ काम जैसा हुआ लेकिन श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। जैसे आप देखेंगे भारत में भी ये व्यवस्था राज्य सरकार के नीचे गए तो क्या हुआ, एक पंचायती राज आए। लेकिन आप ये भी देखेंगे कौन से अन्य देशों में भी जहां ऐसी व्यवस्थाएं हैं वहां भी ये लिया गया है, ऐसी व्यवस्थाएं लिखित रूप से हैं। तो नगर पालिका और पंचायतें ऐसी क्या है इकाइयां हैं जो कहते नगर पालिका पंचायत का हिस्सा, याद रखिएगा पंचायती व्यवस्था का निर्माण करती है नगर पालिका। तो उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा का ऊर्ध्वाधर बंटवारे की बात हो रही कहा जाता है। देखेंगे कि हर स्तर पर शक्तियां जिसकी जितनी भागीदारी वैसे उसकी पास शक्तियां और वैसे उनको जो है भारत राजस्व फंड आवंटित किया जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे, ऊर्ध्वाधर बंटवारा है। आगे हम बात करें सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह मतलब मसलन भाषाई धार्मिक के बीच भी हो सकता है। तो आप देखेंगे जैसे बेल्जियम में किया गया था, भारत में भी आप देखेंगे भारत में धर्म के आधार पर ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण थोड़ा सा हटके है। जैसे आप देखेंगे धर्म के रूप में एंग्लो इंडियन के रूप में तो ऐसे बंटवारा किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है कि हर धर्म को, जो अल्पसंख्यक में बहुत माइनॉरिटीज में हैं उनको अपनाया गया है। अन्य व्यक्तियों को उन्हें भी, जो भारत में एंग्लो इंडियन हैं उन्हें भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। आप देखेंगे डिकोस्टा नाम से कोई व्यक्ति होगा तो वो भी लोकसभा का सदस्य हो सकता है, ठीक है। कोई हमारे कहेंगे क्या कहेंगे हमारे जो है मोहम्मद साहब होंगे तो वो भी सत्ता के में क्या है समान भागीदारी है, वो भी लोकसभा में जाके बैठ सकते हैं, अपनी बात कहेंगे, आप उन्हें चुनकर भेज सकते हैं। कोई हिंदू है, कोई सिख है, ठीक है, कोई जैन है, सभी को समान बंटवारी है। सभी किसी भी भारत के हिस्से में जाकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ का क्या हो, उनके पास वोटिंग होनी चाहिए भारत में। तो लोकसभा में ऐसी व्यवस्था आप देखेंगे। राहुल गांधी क्या है, कभी बेल्जियम यहाँ से लड़ते हैं तो कभी कहाँ पहुँच जाते हैं, जो है कर्नाटक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो सीट उनके लिए रिजर्व है। तो इस व्यवस्था की सभी को भागीदारी है। सामुदायिक सरकार की बात करेंगे। सामुदायिक सरकार हमने बताया था कि सामुदायिक सरकार क्या होती है, तो सामुदायिक सरकार हमने बताया था बेल्जियम के संदर्भ में कि ऐसी व्यवस्था की बात की गई है। ये सामुदायिक का मतलब है एक एथनिक व्यवस्था की बात निर्माण करती है सामुदायिक सरकार। पूछा जाए कि सामुदायिक सरकार क्या है, तो सामुदायिक सरकार आप कहेंगे एक एथनिक व्यवस्था का निर्माण करती है। जिस देश में जिस समुदाय के लोग जिस देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हों, उन्हें अपने समुदाय की सरकार को जो है बनाने के लिए अपने लोगों को वोट देने की अधिकार है। ऐसी व्यवस्था का निर्माण सामुदायिक सरकार का मतलब है। जैसे फ्रेंच लोगों की सामुदायिक सरकार है, डच लोगों की सामुदायिक सरकार है, सभी को शक्तियां समान रूप से आवंटित हुई हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा भारत में सामुदायिक सरकार के रूप में आप नहीं कहेंगे। सामुदायिक सरकार की बात करेंगे तो सामुदायिक सरकार क्या होगी, सामुदायिक सरकार की अगर वास्तविक बात करेंगे तो समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था में सामुदायिक सरकारों का निर्माण हो सकता है। वास्तविक रूप से कहेंगे तो सामुदायिक सरकार भारत में नहीं, सामुदायिक सरकार की बजाय भारत में पंचायती राज की व्यवस्था का निर्माण किया गया है। आप याद रखिएगा इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय, जैसे सामुदायिक सरकार का निर्माण किया गया है, कुछ शक्तियां उन्हें दे दी गई। जैसे भारत में क्या है पंचायती राज का निर्माण किया गया है, उनमें क्या है सभी लोगों की भागीदारी के लिए आप देखेंगे कुछ कमजोर
और समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। तो सामुदायिक सरकार के रूप में हिस्सेदारी दी जाए, तो भारत में पंचायती राज के रूप में हिस्सेदारी दी जा रही है। आप देखेंगे भारत में लोकसभा और राज्यसभा में क्या है, एक महिला विधेयक बिल अटका हुआ है। उनकी भागीदारी के संदर्भ में पंचायतों में ये व्यवस्था का निर्माण कर दिया गया है कि आप अपने स्टेट में महिलाओं को 50% तक रिजर्वेशन दे सकते हैं पंचायत की भागीदारी रूप में। कुछ राज्यों ने इसे एप्लीकेशन कर दिया है, क्योंकि इस एप्लीकेशन का अधिकार करने का अधिकार राज्यों के पास है। सिर्फ संविधान का एक अधिनियम बना दिया गया संविधान के तहत, बाद में ये हिस्सा राज्यों को समर्पित कर दिया गया कि अपने यहाँ की जनसंख्या के आधार पर पंचायती व्यवस्था का निर्माण करें। आप देखेंगे पंचायत के भी 3 स्तर हैं, तो भारत में स्तरों का निर्माण देख सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, त्रिस्तरीय हो गई कहाँ, केंद्र में। फिर राज्य विधानसभा में जाएंगे तो क्या होगा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। ठीक, मिलकर बनते हैं, याद रखिएगा। जो शक्तियां यहाँ हैं वो शक्तियां यहाँ हैं। ठीक है, फिर आएंगे पंचायती राज, जिस स्टेट में जैसी व्यवस्था, जैसे यूपी की बात करेंगे तो आप देखेंगे क्या है, एक जिला पंचायत हो गई, ब्लॉक प्रमुख हो गए और क्षेत्रीय मतलब ग्राम पंचायत हो गई। तो आप त्रिस्तर की बात करेंगे। फिर आप सेम चीज आ जाएंगे कहाँ, नगर पालिका में। तो नगर पालिका में क्या होगा, एक मेयर होगा, एक वहाँ के अन्य सदस्य, एक अन्य व्यवस्था की बात आप देख सकते हैं। यहाँ 2 तरीके व्यवस्था है। आपका एक क्या होगा, एक सदस्य होते हैं, चुनते हैं। इस व्यवस्था के बाद अगर हम बात करेंगे तो शासन में हिस्सेदारी सभी को समान दी जाए। आप देखेंगे आगे की व्यवस्था में तो विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूह को हिस्सेदारी देने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है कि हर स्तर पर लोगों की भागीदारी हो। तो अगर किसी स्तर पर कोई भागीदारी नहीं पहुंच पा रही है तो धीरे धीरे अगले स्तर पर उनकी भागीदारी बढ़ जाए, जिससे वो आने वाले समय में अन्य स्तर पर, जैसे लोकतंत्र का विकास क्या है, एक स्तर से दूसरे स्तर। ठीक है, आप फिलॉसफी पढ़े होंगे तो लाइबनीज का चिदड़ूवाद पढ़े होंगे, तो उसको हम विविधता के इस्तेमाल भी ले सकते हैं, नहीं तो हीगल का बात संवाद ले सकते हैं। ठीक है, कि अगर किसी स्तर पर लोगों की भागीदारी, जैसे हम कहें लोकसभा में लोगों की कुछ भागीदारी छूट गई हो तो विधानसभा में मिल जाए। विधानसभा क्योंकि क्षेत्रीय आधार पर भी क्या है, राज्यों को, लोगों को अपने यहाँ भागीदारी करने के अधिकार दिए गए हैं, याद रखिएगा। आप बात करेंगे पंचायती राज, तो कुछ स्तर पर अगर पंचायती राज्यसभा में कुछ छूट गए हों तो उनकी भागीदारी, जो यहाँ जिनकी भागीदारी है यहाँ भी भागीदारी है, इनकी भागीदारी यहाँ भी रहेगी। लेकिन कुछ जो समूह अगर छूट जा रहे हों उन्हें क्षेत्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था में वो व्यवस्था दी गई है। जैसे आप देखेंगे महिला बिल को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की पार्टियां कहती हैं हम अपनी पार्टी में उन्हें पहले से ही प्रतिनिधित्व दिए हैं, और पंचायती राज व्यवस्था में उन्हें क्या है 50% रिजर्वेशन दे दिया कि आप यहाँ खुश रहिए और काम करिए। तो आप देखेंगे क्योंकि वो इस व्यवस्था में अपने यहाँ दखलंदाजी देना नहीं चाहते हैं, वो अपनी शक्तियाँ देना नहीं चाहते हैं। वास्तविकता तो ये है। तो इस विधेयक में राजनीतिक पार्टियों की मंशा आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से काम भी होता है और दिया भी जाता है। तो हर समूह की भागीदारी को दिया भी जा रहा है और आप इसे समझ भी सकते हैं, ताकि आप देखेंगे लोग खुद को शासन से अलग ना समझें और लगे अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित भागीदारी की दी जाती है। देखेंगे आप अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ को भी क्या है भारत में स्पेशल दर्जा प्राप्त है, उन्हें माइनॉरिटीज देखेंगे जो है संविधान के तहत कुछ विशेष हिस्सेदारी दी जाती है। अल्पसंख्यकों में आप सिर्फ मुस्लिम नहीं जानेंगे कि मुस्लिम भारत में कहने को अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वास्तविकता में अल्पसंख्यक नहीं, उन्हें हर जगह वोट देने आप देखेंगे कि अच्छी खासी हिस्सेदारी है। अन्य हिस्सों की बात करेंगे तो उन्हें चुन की बात है, तो आप देखेंगे तो आप अल्पसंख्यक समुदाय की हिस्सेदारी, आप तो हिस्सेदारी के संदर्भ में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ आप देखेंगे कि उन्हें उचित हिस्सेदारी है। तो आप देखेंगे उन्हें अगर लोकसभा में राष्ट्रपति को लगे अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम समुदाय के अगर कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंच पा रहे तो राष्ट्रपति उनको चुन सकता है लोकसभा राज्यसभा में, याद रखिएगा, क्योंकि हिस्सेदारी। लेकिन वास्तविकता है कि उनकी जनसंख्या है वो उनका प्रतिनिधि तो लोकसभा में अच्छा रहता है अल्पसंख्यक के रूप में, इसलिए नहीं चुन के भेजते हैं। आपको लगता होगा अगर राष्ट्रपति को एंग्लो इंडियन को भेजने का अधिकार है तो आप ST/SC की रिजर्व हैं सीटें, तो अल्पसंख्यकों में मुस्लिमों की नहीं है, क्योंकि 1906 और 1909 के अधिनियम को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ था, औपनिवेशिक शासनकाल को इस व्यवस्था का निर्माण नहीं किया गया है। भारत में दोबारा एक पाकिस्तान का निर्माण ना हो,
इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था को अपनाया नहीं गया था। आगे हम जब बात करेंगे तो हम इसकी चर्चा करेंगे। सामाजिक विविधताओं को शासन में हम बात करेंगे, भागीदारी हो, आप इसके आगे आप चर्चा करेंगे चौथे पॉइंट में। तो सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह की बात लॉबिंग करेंगे। लॉबिंग अमेरिका से जन्मा है वर्ड, आप याद रखिएगा। वहाँ लॉबिंग के संदर्भ में है कि जो लोग या जो संस्थाएं क्या करती हैं, पार्टियां को फंडिंग करती हैं। जब उनकी सरकार का निर्माण होता है, सरकार बनती है, तो उन संस्थाओं को, उन व्यक्तियों को शासन में विशेष प्रतिनिधित्व देते हैं। नौकरियों में विशेष रूप से इनडायरेक्टली रूप से क्या है, पर्दे के पीछे उन्हें नियुक्ति में आरक्षण पहुंचाते हैं। एक तरीके का आरक्षण है कह सकते हैं दबाव समूह। तो हम बात करेंगे कि आंदोलन, दूसरा लॉबिंग की बात करेंगे। भारत में दबाव समूह बहुत सारे हैं, आप देखेंगे एक समाज सेवी संगठन भी भारत सरकार के लिए दबाव समूह है, आप इसे समझ सकते हैं। इसे 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। तो हम बात कर रहे थे चौथे पॉइंट पे, तो सत्ता के बंटवारे, ठीक है, चौथे पॉइंट की हम बात कर रहे थे कि सत्ता का बंटवारा। तो आप देखेंगे सत्ता का बंटवारा आपको क्या है, भागीदारी के रूप में, साझेदारी के रूप में किया जाता है, ना कि हम अलग अलग। तो आप इसे देखेंगे कि तो सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह, तो आपको दबाव समूह के बारे में बता रहे थे। हम बात करें कि दबाव समूह क्या होते हैं। अगर सीधा सा क्वेश्चन पीसीएस के लिए पहले एक बनाते हैं कि दबाव समूह क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और भारत का दबाव समूह विश्व के अन्य देशों के दबाव समूह से किस प्रकार भिन्न है, आप चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे फिक्की भी एक दबाव समूह है, याद रखिएगा इसे। तो भारत में दबाव समूह की बात करेंगे तो जो एक इंडस्ट्रीज के, कॉमर्स की इंडस्ट्री है, कॉमर्स इंडस्ट्रीज होते हैं, तो उनके लिए भी वो दबाव समूह का काम करते हैं। सरकार को क्या करते हैं, एक तरफ फंडिंग करते हैं, एक हाथ से क्या करते हैं कि हम आपको ये लाभ पहुंचा रहे हैं, आप मुझे एक हाथ से ये लाभ दीजिए, तो वो दूसरे हाथ से लाभ ले रही है। दबाव समूह भी क्या है, 2 हाथ हैं आपके, एक हाथ से दबाइए, एक हाथ से ले लीजिए। तो बात करेंगे क्या कि दबाव समूह के रूप में कि एक हाथ से वो लोग क्या करते हैं, सरकार को लाभ पहुंचाएंगे या सरकार के चुनाव में लाभ पहुंचाएंगे। अगर हम वास्तविकता बात करें, बाद में वही दबाव क्या करेंगे, जैसे भारत में क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री समूह है, जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं, सरकार को चुनाव के समय फंडिंग कर सकती हैं, राइट है उन्हें, ठीक है, फंड देने का राइट है। साथ में आप देखेंगे वो दूसरे हाथ से क्या है, सरकार से कोई काम करवा सकती हैं, तो वो लाभ भी लेती हैं और उन्हें फंडिंग के रूप में क्या हो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारे काम मिलते हैं सरकार की ओर से। तो आप इसे देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने बनाया कि दबाव समूह क्या होते हैं और दबाव समूह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं और दबाव समूह कितने प्रकार के होते हैं। भारत, चर्चा कीजिए कि भारत का दबाव समूह विश्व के अन्य देशों के दबाव समूह से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन बना रहे हैं। अब हम बात करेंगे यूपीएससी का क्वेश्चन बनाने के लिए। तो यूपीएससी का अगर क्वेश्चन बनाते हैं, क्या आप इस मत से सहमत हैं? क्या आप दबाव समूह को क्या आपने कभी दबाव समूह के बारे में सुना है? अगर सुना है तो दबाव समूह क्या होते हैं? ठीक है, दबाव समूह सरकार की नीतियों पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? क्या दबाव समूह एक तरीके का आरक्षण है? आप समालोचनात्मक उत्तर अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, तो यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे पूछेगी। हम बात करेंगे दबाव समूह के रूप में, दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में हम लक्ष्य कर सकते हैं। देख सकते हैं कि दबाव समूह क्या करता है, आंदोलन, क्योंकि अमेरिका का दबाव समूह भारत के दबाव समूह में भिन्नता भी है, याद रखिएगा कुछ पॉइंट पे। और अन्य देशों के दबाव समूह, वहाँ के दबाव समूह क्या करेंगे, वहाँ की संविधान, सरकार और संरचना के हिसाब से बनते हैं। भारत के दबाव समूह भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बने हुए हैं। तो आप देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव समूह का लक्ष्य एक ही है, अगर हम कुछ आपको लाभ दे रहे हैं तो हम कुछ आपसे लाभ प्राप्त करेंगे। बस समानता एक ही है दबाव समूह के, विश्व के सभी देशों के दबाव समूह में। ठीक है,
ठीक, सिर्फ सामाजिक संगठनों को छोड़कर, क्योंकि जो जनता के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं तो आप देखेंगे उनका अलग से आप कह सकते हैं तो नियंत्रित करने के तरीके भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच क्या है, चुनाव में का विकल्प जरूर रहना चाहिए। ठीक है, सत्ता के दावेदारों के बीच क्या है, लोगों के बीच चुनाव, जैसे भारत में क्या बहुदलीय व्यवस्था का निर्माण किया गया है, या आप देखेंगे कि एक ही एरिया से कई सारे लोग खड़े हो सकते हैं, निर्दलीय भी खड़े हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे हर पार्टी का प्रतिनिधि खड़ा हो सकता है, क्षेत्रीय पार्टियां भी बनती हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और आप देखेंगे निर्दलीय व्यवस्था भी है। तो कई सारे एक क्षेत्र से खड़े होते हैं। हम आगे बात करें, समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। ठीक है, यही आप देख सकते हैं, पार्टियां सत्ता के लिए बंटवारा क्या करती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं। किसके लिए, जो है सत्ता में साझेदारी के लिए। तो पार्टियां स्पर्धा करती हैं सत्ता में साझेदारी के लिए। आप देखेंगे कहीं ना कहीं अगर ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष और विपक्ष हमेशा रहा है, किसी कोई मान्यता दे या ना दे, अगर पक्ष विपक्ष नहीं है तो जनता स्वयं विपक्ष बन के लोकतंत्र में बैठेगी सरकार के सामने। कि अगर अन्य पार्टियों के शासन या प्रतिनिधि, जैसे अभी क्या है, अभी लोकसभा में एनडीए सरकार का पूर्ण रूप से बहुमत है लोकसभा में, ठीक है, पूर्ण बहुमत भी है, और एनडीए यूपी बीजेपी को पूर्ण बहुमत है, उनकी पार्टियों से मिलाकर उन्हें अच्छी खासी सीटें उनके पास। और आप देखेंगे विपक्ष का ठीक तरीके से निर्माण नहीं हो पाया। लेकिन भारत के लोकतंत्र में आप क्या करेंगे, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर विपक्ष पूर्ण रूप से नहीं बैठ पाता है संसद भवन में, तो जनता स्वयं विपक्ष के रूप में सरकार के सामने खड़ी हुई है। याद रखिएगा, इसलिए विपक्ष हमेशा रहता है सरकार के पास कि ये आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं पार्टियां। हम आगे बात करेंगे, पार्टियों की ये आपसी प्रतिद्वंद्विता आप देख सकते हैं, पार्टियों की ये आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। तो आप देखेंगे कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। जैसे एक व्यक्ति के हाथ में रह जाएगी, जैसे सीरिया में हुआ, जैसे लीबिया में हुआ, जैसे इराक में हुआ, तो आप देखेंगे वहाँ की व्यवस्थाएं, डेमोग्राफिक चीज़ें बदल गई, डेमोग्राफिक संरचनाएं बदल गई। ठीक है, वहाँ की भौगोलिक संरचनाएं बदल दी गई, एथनिक जातीय संरचनाएं बदल गई, आप कह सकते हैं। तो एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता की बारी बारी से क्या होगा, अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। आप देखेंगे हर विचारधारा, हमने बताया कि हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है। ठीक है, अपनी कहेंगे हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, याद रखिएगा, और हर पार्टी का इसी विचारधारा के आधार पर क्या एक संविधान कह सकते हैं, उनका अपना संविधान हैगा। ठीक है, संविधान का मतलब ऐसा नहीं कि लिखित रूप से होगा एक किताब के रूप में, बस उस पार्टी की विचारधारा को, ना कि हमारी ये विचारधारा है, हम जनता के बीच इस आधार पे आए हैं, हम जनता को ये लाभ पहुंचाएंगे। तो अपने संविधान चुनाव के समय इसी संविधान को वो एक पर्चा छापते हैं, इस पर्चा को आपको देते हैं कि हम आपके लिए ये काम करेंगे। वो उनका वास्तविक संविधान है, आप याद रखिएगा। और नए नए समय में बदलाव होते रहते हैं। तो अलग अलग विचारधारा और सामाजिक बात करेंगे तो यहाँ सामाजिक और समूह वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती हैं। आप देखेंगे कई बार सत्ता की ये भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देती है। आप देख सकते हैं इस रूप में कि सत्ता में ये भागीदारी आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। आप दबाव समूह को देख सकते हैं कि दबाव समूह किस हिसाब से काम करते हैं पार्टियों के बीच। कभी कभी आपको भागीदारी दिखाई पड़ेगी कि कोई इंडस्ट्री, भारत की अगर दबाव समूह की बात करें कि बहुत सारे दबाव समूह के माध्यम से लोकसभा राज्यसभा में बहुत सारे प्रतिनिधि भी जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। तो अधिक पार्टियां मिलकर
ठीक है। अगर दबाव समूह की बात करते हैं, अब बात करेंगे पार्टियों के संदर्भ में, तो एक दो, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, सरकार का गठन करेंगी। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक, जो बात करें औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि कई ऐसे संगठित हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों की बात करेंगे, सीधी भागीदारी के लिए करके, ठीक है, समितियों की बात करेंगे। सरकार एक समिति गठित करती है, हम समिति गठित करते हैं, तो उसमें भी क्या है, दबाव समूह बन जाता है। देखिए दबाव समूह कहाँ बना, व्यापारी, उद्योग, किसान, औद्योगिक मजदूर। किसानों का भी आप देखेंगे किसान मंच है, अभी क्या कर रहे हैं, किसान मंच एक किसान के मुद्दे को लेकर, ठीक है, आप देखेंगे एक आंदोलन कर रहे हैं, तो वो भी सरकार पर क्या एक दबाव बना रहे कि आप इस जो है अधिनियम में संशोधन कीजिए, ये आप वापस लीजिए। तो आप देखेंगे ये भी एक दबाव समूह है। आप सीधी भागीदारी करके, समितियों में सीधी भागीदारी, सरकार द्वारा अगर कोई समिति गठित की जाती है, तो अगर कोई समिति किसी समस्या से, किसी समूह से रिलेटेड है, तो उस समूह के कुछ लोगों को उन समितियों में भागीदारी सीधी कर दी जाती है। जैसे किसान हितों को ध्यान में रखते हुए कोई अधिनियम बना है, उसमें संशोधन करने के लिए अगर सरकार कोई समिति बनाएगी, तो उस समिति में अगर सरकार चाहे या किसान आंदोलन चाहे कि हमें भी इसमें भागीदारी चाहिए, तो वो सीधे उस किसान समूह का कोई व्यक्ति या नेता उस समिति का भागीदारी कर सकता है और अपना पक्ष रख सकता है। नीतियों पर अपने सदस्य वर्गों के लाभ के लिए आप देखेंगे दबाव समूह बनाकर ये समूह भी सत्ता की भागीदारी करते हैं। आप इसे देख सकते हैं कि सत्ता की भागीदारी के रूप में अगर हम विश्व के संविधानों की बात करें, सत्ता की बागडोर, तो आप इसे, इनका नाम अच्छे से जानते होंगे, ये हैं व्लादिमीर पुतिन के रूप में, ये हैं जॉर्ज बुश के रूप में लिखे हुए हैं। आप दो सत्ताओं के रूप में क्या है, ये विश्व की दो सत्ताएं हैं। एक तरफ समाजवादी, कभी ये यूएसआरआर हुआ करता था, ये क्या है समाजवादी विचारधारा, ये पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक। ये का मतलब है इस पद पर बैठे व्यक्ति या इस देश का विचारधारा, तो इन्होंने विश्व को दो खंभे में बांटा हुआ था। ठीक है, तो आज भी कहीं ना कहीं विश्व के क्या है जो है समाजवादी विचारधारा को लेकर कभी पुतिन के पास, कभी इनके पास लोगों की विचारधारा दिखाई पड़ती है। हालांकि अब बहुत सारी समतुल्यता हो चुकी है, बहुत सारी नीतियों को एक दूसरे ने अपना लिया है। आज अमेरिका खुद एक वेलफेयर स्टेट के रूप में उभर कर सामने आया है। आप देखेंगे पुतिन ने अपने यहाँ कैपिटलिस्ट का जन्म दे दिया, इंडस्ट्रीज बढ़ गई हैं। आप देखेंगे चाइना एक तरफ क्या करता है, हम साम्यवादी हैं, लेकिन साम्यवाद के नाम पर वहाँ क्या है, अच्छा खासा क्या है, कैपिटलिस्ट है। तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी नीतियों में कुछ और फेरबदल किए हुए हैं। तो आप देखेंगे व्लादिमीर, सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में रहे, ठीक है, व्लादिमीर कहते हैं। तो व्लादिमीर ने क्या किया, अपने संविधान में बदलाव किया। पहले ये रहे किसके, राष्ट्रपति के रूप में, तो राष्ट्रपति के रूप में व्लादिमीर जो पुतिन के पास सत्ता रही। जब ये प्रधानमंत्री के रूप में आए तो उन्होंने संविधान में संशोधन किया और सारी शक्तियां अपनी तरफ फिर मोड़ दी। तो प्रधानमंत्री के रूप में उनके पास सारी शक्तियां रहीं, तो इन्होंने इस तरीके से बागडोर निभाई। तो ये निरंकुश सत्ता की बात करेंगे डेमोक्रेसी में कि उन्होंने अपने लाभ के लिए कि हम बने रह सकते हैं, तो उन्होंने इसे बदलाव किए। तो इस डेमोक्रेसी को क्या कहेंगे, आप देखेंगे दोनों की तरफ इस, जबकि यहाँ के संविधान में एक बात कहेंगे कि ये अगर हम इसकी बात करें तो इस संविधान में भी क्या है, इस संविधान व्यवस्था में आप देखेंगे ऐसी कोई व्यवस्था निर्माण नहीं की कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनते हैं वहाँ, तो आप देखेंगे इस राष्ट्रपति में जब हट गए, जब ये दोबारा चुनाव लड़े, दोबारा के बाद जब इनका 2 बार टर्नओवर है, 2 बार के बाद दोबारा नहीं लड़े, तीसरी बार अगर ये किसी और पद के लिए चुनाव लड़ें, तो ऐसा नहीं कर सकते कि इन्होंने वहाँ के संविधान में बदलाव करके अपनी शक्तियों का जो है अपनी ओर ट्रांसफ़र कर लिया। तो दोनों की देशों की आप देख सकते हैं शक्तियों में, दोनों लोगों की विचारधारा में अंतर है, दोनों की शासन व्यवस्था में अंतर है। आप इसे समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। हम इसे देख सकते हैं कि हाल के समय में रूस में कुछ नए कानून बने हैं, कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां सौंपी गई हैं। इसी वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया था। ऊपर दिए कानूनों के अनुसार लोकतंत्र की सत्ता के केंद्रीकरण के क्या संबंध है, तो आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन बनता है कि लोकतंत्र और सत्ता के जो है केंद्रीकरण के बीच क्या संबंध है। ठीक है, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के केंद्रीकरण, लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण के बीच क्या संबंध है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन
यहाँ से बन जाए कभी, आप पूछ सकते हैं। जिस चीज़ की हर तरफ ध्यान खींचा गया है उसकी पुष्ट में कुछ और कार्टून जुटा सकते हैं। कार्टून आप मत जुटाइए, सिर्फ इतना देख सकते हैं कि ये चित्र से आप क्या क्या समझ चुके हैं। हमने जो बताया वो आपके पास हो सकता है और भी डायमेंशन हो समझने के जो हम ना बता पा रहे हों। तो आप देखेंगे सत्ता के बंटवारे के उदाहरण निम्नलिखित हैं, आप इसे देख सकते हैं। सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियों में किए जा आते हैं। यहाँ सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा है, आप देखेंगे कि बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि तत्काल कार्रवाई करके मुंबई के 7 अनाथालयों को 2000 बच्चों के 7 अनाथालय आश्रम थे, जो उनके हॉस्टल थे, उनमें 2000 बच्चों की रख रखाव में सुधार करें। ऐसी उन्हीं के पास या तो कोई किसी ने PIL दाखिल किया, किसी ने रिट दाखिल या उन्होंने स्वयं संज्ञान लिया न्यूज़पेपरों से, तो उन्होंने मुंबई महाराष्ट्र सरकार को एक गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन का मतलब है कि सरकार को यह काम करना ही पड़ता है। हम आगे बात करें, कनाडा के ओरंटियो प्रांत की सरकार ने, ठीक है, कनाडा का एक ओंटारियो प्रांत है, याद रखिएगा, कभी पूछा जाए कि इस प्रांत में क्या चीज़ रिच है मिनरल्स के रूप में, क्या बनता है, कौन सा उद्योग है, कौन सी इंडस्ट्रीज है, आप इसे देख सकते हैं कि सरकार ने वहाँ के क्या किया, मूलवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने की सहमति दे दी। तो मूलवासी समुदाय जो अमेरिका में भी थे, तो अमेरिका भी क्या है, औपनिवेशिक शासन के दौर में रहा है, तो वहाँ के मूल निवासी के जो निपटारा करने की अनुमति या सहमति दे दी है। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेह मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सरकार सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। ठीक है, आप देखेंगे सत्ता के बंटवारे के रूप में, देखिए ओरंटियो वहाँ की भी केंद्रीय सत्ता, राज्य स्तर पर सत्ता है। रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां हैं, द यूनियन ऑन राइट फोर्सेज है, लिबरल यालबांको मूवमेंट। आप इन्हें 2 पार्टियों को नाम को याद रखें, कभी क्वेश्चन बने कि ये पार्टी किस देश की है, तो कभी, क्योंकि पहले UPSC इन पार्टियों को ही पूछती थी, अभी कभी उनका मन बन जाए कि लाओ फिर से पूछ लें तो पूछ सकती है। एक मजबूत दक्षिणपंथी संगठन गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों में विलय का फैसला किया। आप देखेंगे किस तरीके से सत्ता में भागीदारी के लिए लोग अपनी अपनी विचारधारा में बदलाव भी कर सकते हैं। तो रूस की 2 पार्टियां थीं, द यूनियन ऑन राइट फोर्सेज, लिबरल जो है याबलोको मूवमेंट। तो आप देखेंगे दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए संगठनों के विलय का फैसला किया। इस प्रस्ताव के अगले संसदीय चुनाव में उम्मीदवारों की एक साझा सूची बनाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे नाइजीरिया की बात करेंगे तो नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर, आप विभिन्न प्रांत मतलब वहाँ भी 2 तरीके की सत्ता है, केंद्रीय और राज्य स्तर की, तो विभिन्न प्रांतों की जो एक मीटिंग हुई होगी वित्त मंत्रियों की, एकजुट होकर मांग की उन्होंने कि संघीय सरकार अब जो है आमदनी के स्रोतों को घोषित करे। यह भी जानना चाहते थे कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है। तो आप देखेंगे वहाँ के संविधान में शायद ये व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए वहाँ के वित्त मंत्रियों ने ये मांग की। तो ऐसे आप देखेंगे, इसके साथ ही आप इस चैप्टर की बात करेंगे तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है। चलिए इसे भी हम खत्म कर देते हैं। तो हम प्रश्नावली की बात कर रहे थे, तो क्वेश्चन देख सकते हैं कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, पहला क्वेश्चन की बात करें कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी अलग अलग तरीके क्या हैं, इसमें प्रत्येक का उदाहरण भी दें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी कितने प्रकार से हो सकती है, चर्चा कीजिए समसामयिक उदाहरणों का जो है उदाहरणों सहित। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए युक्त परक और नैतिक कारण बताएं। ठीक है, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस प्रकार की सत्ता को अपनाया गया है, इस संदर्भ में भारतीय सत्ता की हिस्सेदारी का उदाहरण देते हुए एक युक्त परक नैतिक उदाहरण का कारण बताएं। आप लिखिए इस पे आंसर। दूसरी बात करें, क्योंकि हम इस पे सभी पे चर्चा कर चुके हैं, इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले, इनमें से आप किस में सहमत हैं और क्यों, आप जरा 50 शब्दों में लिख सकते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। थॉमसन का विचार था कि जिन आप अपने आप को यहाँ रख लें, आप अपने एक मित्र को रख लें और आप अपने एक और मित्र को रख लें, तो आप देखेंगे जिन समाजों ने क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन को सिर्फ वही सत्ता का साझेदारी जरूरी है, इस आधार पर थॉमसन का विचार था। आप इस पे अपना राय दे सकते हैं। मथाई साहब का कहना है कि सत्ता के साझेदारी सिर्फ ए से बड़े क्या करेंगे, जो है
देशों के लिए उपयुक्त है जहाँ क्षेत्रीय विभाजन मौजूद हो। आप इस पे समझ सकते हैं कि क्या ऐसी वास्तविकता सही है। औसिफ की बात करें तो हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा हो, उनमें सामाजिक विभाजन ना हो। तो औसिफ देख सकते हैं कि इस तरीके का विचार है। आप इनके शब्दों पर अपने 50 वर्ड लिख सकते हैं सिर्फ अकेले, ठीक, याद रखिएगा। हम आगे बात करें बेल्जियम के संदर्भ में, तो बेल्जियम ब्रुसेल्स के निकट एक शहर, आपको एक ऐसे ही दी गई कहानी है, तो इसे पढ़ सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप जो आपने पढ़ा हुआ है कि बेल्जियम ब्रुसेल्स की क्या व्यवस्था थी, कैसे वहाँ के सामुदायिक और कैसे सत्ता की भागीदारी हुई, आप इसे लिख सकते हैं। डच और फ्रेंच अन्य लोगों की, जर्मन लोगों की भावनाओं, सभी लोगों के हितों को रखा गया। आप नीचे क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं, सत्ता के साझेदारी को जो युक्त परक कारण और जो नैतिक भी हो, तो इसे आप जीएस के 4th पेपर में जाएंगे, केस स्टडीज के रूप में देखिए, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। तो बात है महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने, संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की जरूरत है, ठीक है। पंचायती राज की वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है और यह सत्ता उन लोगों के हाथ में सौंपता है जिनके हाथ में होना चाहिए। भ्रष्टाचार कम करने, प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने के लिए एक उपाय पंचायत को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजनाओं को बनाने, लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। अब इस पे क्या करेंगे, 4 तरीके के क्वेश्चन बना दीजिए कि गांधी जी का पंचायती राज से आप क्या समझते हैं, जो और उन्होंने नैतिक रूप से इस पंचायत को क्यों देने की बात की थी, तो आप नैतिकता की लिख सकते हैं एथिक्स के पेपर में। और भी 4 क्वेश्चन बना सकते हैं आप। संविधान में भारतीय संविधान में गांधी जी के किन किन नैतिक विचारों को अपनाया गया पंचायती राज में, तो आप उसे लिख सकते हैं क्वेश्चन के रूप में। क्वेश्चन जैसे भी पूछा जाए, हम आगे बात करें अगले क्वेश्चन के रूप में, तो देख सकते हैं यहाँ क्या कि सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरीके के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है उनकी पहचान करें, ठीक है। जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है, ठीक है, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में नहीं, बंटवारे, नीचे दिए गए कोड को उत्तर सही करें। तो यहाँ बंटवारे के संदर्भ में देख सकते हैं विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। पहली बात, अगर सत्ता का बंटवारा का मतलब यहाँ सत्ता के साझेदारी की बात है, याद रखिएगा। पक्षपात का अंदाजा कम होती है, निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है, ठीक है। तो आपको तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है, पहचान करें। और विविधताओं को अपने में समेट लेती है। अस्थिरता आपसी फूट को बढ़ाती है, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, लोगों की एकता को कमजोर करती है। तो आप देखेंगे सत्ता के बंटवारे के संदर्भ में क्या करेगी, पक्षपात का अंदाजा, निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है, ठीक है। आप अगर डायरेक्ट बंटवारे के संदर्भ में कहेंगे, अगर आप कुछ अगर सत्ता के बंटवारे के पक्ष के मतलब है, पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं, इनमें जो तर्क सत्ता के बंटवारे के रूप में है, तो आप देखेंगे सत्ता का जब बंटवारा हो जाएगा तो आप देखेंगे क्या है, विविधताओं को अपने में समेट लेती है, ठीक है, या पक्षपात का अंदाजा कम है, तो आप सत्ता की भागीदारी को बढ़ाती है। तो सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, आप इसे टिक कर सकते हैं साझेदारी के रूप में, याद रखिएगा। आगे हम देख सकते हैं बेल्जियम और श्रीलंका के जो है सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था को कम करने के बयानों पर विचार कीजिए। तो आप पढ़ सकते हैं कि बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर क्या अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया, ऐसा सही है क्या, ठीक है। सरकारी नीतियों पर सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया गया। आगे हम बात करें अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा में तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों को सत्ता की संघीय ढांचे का बंटवारा करने की मांग की गई है। आप चर्चा कीजिए। हम आगे बात करेंगे बेल्जियम के संदर्भ में, तो बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क की भाषा को आधार पर टूटने से बचा लिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें आप क्वेश्चन बना भी सकते हैं और इस पे भी आंसर लिख सकते हैं। हम आगे एक कोड बनाने की एक जो है सूची, मतलब आप देख सकते हैं मैचिंग वाला क्वेश्चन है आपसे, सत्ता के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, तो आप देखेंगे किसका बात होगा, एक संघीय सरकार के रूप में कह सकते हैं। विभिन्न स्तरों पर सरकारों की अधिकार, विभिन्न स्तर पर सरकारों की क्या हो गया, ये सरकार के विभिन्न अंगों पर के बीच सत्ता का, मतलब कोई सरकार है उसके विभिन्न अंग है, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका,
तो आप देखें न्यायपालिका सरकार नहीं है, राष्ट्रपति सॉरी, तो आप देखेंगे क्या है, उनके अधिकारों का वितरण है। विभिन्न स्तर पर सरकारों की बीच क्या है, अधिकारों का बंटवारा के संदर्भ की बात करेंगे। तो अधिकारों के बंटवारे के संदर्भ में आप देखेंगे क्या होगा, एक जो है इसकी बात करेंगे संघीय सरकार के रूप में। आगे हम बात करें विभिन्न समाज जो है सामाजिक समूह के बीच सत्ता की हिस्सेदारी, तो सामाजिक समूह की बात है, तो सामाजिक समूह का मतलब एथनिक की बात हो रही है, तो ऐसे सामुदायिक सरकार कहेंगे। दो या दो से दलों के बीच साझेदारी की बात हो रही है, तो ये गठबंधन सरकार का निर्माण करेगी। आप इसे मिला सकते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। अधिकारों के क्योंकि विभिन्न अंगों का बीच है, तो सरकार का एक ही सरकार है मान लीजिए, उसके विभिन्न अंग है, तो अधिकारों का वितरण हो गया। आप इसे देख सकते हैं। आगे सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित दो बयानों पर गौर करें, नीचे दिए गए आधारों को जवाब दें। तो आप देख सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लाभकर है। इसमें सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी के रूप में आप देखेंगे दो, उसमें पहला किया गया कि आ सही है लेकिन बा गलत है। आप देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकार है, मतलब सही बात है। दोनों ही क्वेश्चन आप रीजन एक्सेप्शन के क्वेश्चन के रूप में से देख सकते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन में याद रखिएगा। तो हम देखेंगे कि आ और बा दोनों गलत हैं, आ गलत है लेकिन बा सही है, और आ और बा दोनों सही है, ठीक। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। फिर इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, एंजॉय। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।